Schools don't want. Good morning, students. Welcome to Filler Form channel. Priyanka Kumari, Anamika Singh, Avdesh Singh. स्टूडेंट्स आप नोट्स के लिए जिन स्टूडेंट्स को नोट्स चाहिए वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर लेना डिस्क्रिप्शन पे, और जो है आपको जो है व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। ज्योति कोई संधू, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज के जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट वो करते हैं। ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर पुस्तक किसने लिखी थी? ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर की पुस्तक है फ्रैंको बर्नियर ने लिखी थी। ये आंसर है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। तो फ्रैंको बर्नियर ने जो है वो मुगल काल में भारत में आए थे। 17वीं शताब्दी में ये भारत में आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा, ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर। एग्जाम्स में जो है जो बुक्स के नाम किसने लिखी थी ये भी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स होती है जिनके बारे में एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। अल-बुरूनी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स आपको पता होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, चैट बॉक्स में लिखिए इसका आंसर। तो अल-बुरूनी की पुस्तक का नाम है, जो है आंसर बता सकते हैं इसका, जो है ऑप्शन बी है, किताब उल हिंद। जो है ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी अल-बुरूनी ने, किताब उल हिंद। अच्छा, रेहला किसने लिखी थी? रेहला लिखी थी इब्न बतूता ने, जो मोरक्को का निवासी था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखी थी। यस, आर के सर, इंडियन पॉलिटी वाले। यस यस, बिल्कुल सही आपने जवाब दिया है, बी ऑप्शन है। तो ये चार पुस्तकें हैं, इनके चारों के मैंने जो है बताया कि रेहला इब्न बतूता ने लिखी थी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने, और अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखी थी, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे। और कौटिल्य के बचपन का नाम विष्णुगुप्त था, और उसको चाणक्य भी कहा जाता है। तो ये तीन नाम है कौटिल्य के जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा था। और अर्थशास्त्र का जो विषय था इसमें जो है शासन की नीति के बारे में है। अर्थशास्त्र नाम है लेकिन इसमें जो है पॉलिटिक्स के बारे में चर्चा है कि राजा को किस प्रकार से जो है अपनी जनता के साथ व्यवहार करना चाहिए, राजा का जो पर्सनालिटी किस प्रकार की होनी चाहिए और किस प्रकार से उसे जो है शासन करना चाहिए। इसमें वो राज्य के 7 अंगों के बारे में बात करता है अर्थशास्त्र में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रसोस्त्रा में मुगल सम्राटों में से किसने ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की अनुमति के लिए शाही आदेश जारी किया था? तो 1717 में जो मुगल सम्राट था, याद रखना, वो फ्रुक्शियर था। तो 1717 में जो है उस समय जो ब्रिटिश सम्राट था, इसका जो राइट आंसर है वो डी, फ्रुक्शियर, जो है उसमें मुगल सम्राट थे जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने के विशेष अधिकार दिए थे। इसमें से बताना है अगले क्वेश्चंस में से कौन सा सही नहीं है। तो
बाकी के सही हैं। तो बाकी के फैक्ट्स भी आप याद रखना, एग्जाम्स में किसी भी तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो ये बिल्कुल पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया, गलत है, 1510 में किया था। याद रखना पुर्तगालियों ने जो गोवा पे कब्जा है उसका टाइम पीरियड 1510 है। सेकंड ऑप्शन है अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में जो है मछलीपट्टनम में अपना पहला कारखाना खोला। दक्षिण भारत की बात कर रहे हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने मछलीपट्टनम में सबसे पहला कारखाना खोला, ये बिल्कुल सही है। पूर्वी भारत की बात करें तो अंग्रेजों ने 1633 में उड़ीसा में अपना पहला कारखाना खोला, ये भी बिल्कुल ठीक है। और डुप्ले ने जो है डुप्ले के काल में फ्रांसीसी ने 1740 में मद्रास पर कब्जा कर लिया था, तो ये भी सही है। ये सारी जो है फैक्ट्स बाकी के ऑप्शन बी सी डी ठीक है, ऑप्शन ए गलत है। और क्यों गलत है ये मैंने बता दिया, गोवा पर जो पुर्तगालियों ने अधिकार 1510 में किया था। बाकी के फैक्ट्स बिल्कुल सही है, इनको आप इम्पोर्टेंट है ये भी। बाकी के जो फैक्ट्स ऑप्शन बी ये भी पूछा जाता है, मछलीपट्टनम में अपना कारखाना खोला था पहला, पूर्वी भारत में उड़ीसा में खोला था 1633 में, और मद्रास पर कब्जा जो है फ्रांसीसी कंपनी ने जो है 1740 में किया था। तो अदर फैक्ट्स जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो बाकी के फैक्ट्स भी आपको याद रखना। तो जो गुलाम वंश है उससे कुतुबुद्दीन ऐबक जुड़े हुए थे, बिल्कुल सही है ये। तुगलक वंश की स्थापना जो है गयासुद्दीन तुगलक ने की थी, ये भी बिल्कुल सही है। दूसरा जो मैसूर युद्ध हुआ था वो अंग्रेजों और हैदर अली के बीच में हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो बक्सर की लड़ाई है ये सिराजुद्दौला के साथ नहीं, यहाँ पे मीर कासिम आएगा। यहाँ पे मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच है जो बक्सर की लड़ाई 1764 में होती है। तो 1764 में यहाँ पे जो है मीर कासिम आएगा। सिराजुद्दौला के साथ जो युद्ध हुआ था वो हुआ था प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। प्लासी का जो युद्ध है वो 1757 में हुआ था। सेवनटीन 1757 में हुआ था। तो ये अदर फैक्ट्स याद करना कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप जितना ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छी आपकी जो है तैयारी अच्छे से होगी स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आप जब एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें तो जब आप गलत नहीं है वो फैक्ट तो देखेंगे ही देखेंगे जो गलत है, फिर जो बाकी के सही पॉइंट्स है उसको भी आप पढ़िए। इससे क्या है आपके जो बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको, ये देख 1733 में इन द ईयर ऑफ 1733 निर्मित ज्योतिष के ज्ञान से संबंधित पुस्तक है ये, जिज मोहम्मद शाही किसके द्वारा लिखी गई है? ज्ञान से संबंध ज्योतिष का ज्ञान देने वाली पुस्तक है जिज मोहम्मद शाही। तो ये जिज मोहम्मद शाही पुस्तक की जो रचना है वो जयपुर के स्वाई जयसिंह ने लिखी थी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, जयपुर के सवाई जयसिंह ने यह पुस्तक लिखी थी। यह पुस्तक किसने लिखी थी और इसमें ये किसके बारे में है, कई बार ये भी पूछा गया, तो ज्योतिष के बारे में इससे जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि उस पत्रकार का नाम बताइए। तो राइट द नेम ऑफ द जर्नलिस्ट हु स्पॉटेड नील मूवमेंट। तो हरिश्चंद्र मुखर्जी है जिसने नील आंदोलन का समर्थन किया था, हरिश्चंद्र मुखर्जी। यहाँ पर ऑप्शन बी है जो इसका राइट आंसर है।
तो कुछ ये यूनिक क्वेश्चंस है कि इस तरीके से आपको जब नील विद्रोह के बारे में पढ़ते हैं कि नील आंदोलन इम्पोर्टेंट है। तो हरिश्चंद्र मुखर्जी ने जो है नील आंदोलन का समर्थन किया था, हरिश्चंद्र मुखर्जी। प्रमुख प्रारंभिक वैदिक आर्यों का धर्म मुख्य रूप से क्या था? तो उस समय जो है वैदिक आर्य जो क्या करते थे, यज्ञ करते थे और प्रकृति की पूजा करते थे। प्रकृति की पूजा और यज्ञ करते थे। भक्ति आंदोलन की शुरुआत मध्यकाल में काफी बाद में होती है। हम यहाँ पर वैदिक आर्यों की बात करते हैं। वैदिक आर्यों ने क्या है, प्रकृति नेचर की पूजा करते थे और यज्ञ, यजुर्वेद में यज्ञ किस प्रकार करने चाहिए उसकी जानकारी मिलती है। तो इस तरीके से आप जो है याद रखना कि प्रकृति की पूजा और यज्ञ है। ऑप्शन डी क्यों नहीं होगा, क्योंकि भक्ति आंदोलन है इसमें, और ए में भी भक्ति है, और दूसरा छवि पूजा यहाँ नहीं हुई थी। छवि पूजा मतलब कि मूर्तियां बनाकर उसकी पूजा यहाँ पर्टिकुलर किसी देवता की बनाकर नहीं शुरू हुई थी। यहाँ पर अभी प्रकृति की पूजा और यज्ञ ही किए जाते थे। तो ऑप्शन सी इसलिए यहाँ पे सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो इसका आंसर सी, रिसर में। पहली जूट मिल रिसर में स्थापित की गई थी। सी इसका ऑप्शन राइट है। फर्स्ट जूट मिल वाज एस्टैब्लिश इन रिसर। निम्नलिखित में से कौन कोयले का सर्वोत्तम रूप है? तो ये बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जाता है। कोयले के जो टाइप्स होते हैं, सभी कोयले के टाइप्स हैं। ए एंथ्रेसाइट, बिटुमेन्स, लिग्नाइट और ये पिट। तो ऑल दिस आर द कैटेगरीज ऑफ कोयला कोल, एंड जो बेस्ट कैटेगरीज मानी जाती है, सर्वोत्तम कोयला माना जाता है, वो माना जाता है एंथ्रेसाइट। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। यस पिंकी, सोनम, सभी, लक्ष्मी, यस स्टूडेंट्स रेगुलर रहिए। रेगुलर रहेंगे तो आपकी अच्छी तैयारी होगी। तो which of the following is the best class of coal? तो right answer is anthracite. तो ऑप्शन ए है जो इसका राइट आंसर है। किस क्षेत्र से सर्वाधिक खनिज तेल निकाला जाता है? तो खनिज तेल जो निकाला जाता है, मिनरल ऑयल्स इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। तो मिनरल्स ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉम्बे हाई। तो जो बम्बई है, बम्बई, वहां से इसको निकाला जाता है, खनिज तेल वहां से ही ज्यादा मिलता है। तो एग्जाम में पूछे कई खनिज तेल कहाँ पर ज्यादा होता है, तो इसका आंसर बी है, बॉम्बे हाई में आपको ज्यादा मिलेगा मिनरल्स ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन इन इंग्लिश। तो फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स इज द मोस्ट मिनरल ऑयल एक्सट्रैक्टेड? तो एक्सट्रैक्टेड किया जाता है बॉम्बे हाई। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, बॉम्बे हाई। पृथ्वी की त्वचा की गहराई कितनी होती है? तो ये 60 किलोमीटर होती है। तो ये कुछ फैक्ट से ये ऐसे याद करना, 60 किलोमीटर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोरेंट रेखा किन दो देशों के बीच में है?
है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यकाल नहीं मध्यपाषाण काल की बात कर रही है। मध्यपाषाण काल में किस स्थान से आपको पशुपालन के प्राचीनतम स्रोत मिले हैं? तो क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। मध्यपाषाण काल की मेसोलिथिक एज की बात कर रहे हैं जिसमें कि डोमेस्टिक एनिमल के जो सबसे ओल्डेस्ट एविडेंस है वो हमें प्राप्त हुई है बागोर से, जो कि राजस्थान में एक जगह है बागोर। वहां से जो है सबसे पहले पशुओं को पालना शुरू किया गया था। मध्यपाषाण काल की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यमक का संबंध बुद्ध पिटक से किस यमक का संबंध बताना है? ये कि यमक इज एसोसिएटेड विद, देयर आर 4 ऑप्शंस। ऑप्शन ए सुट्टा, ऑप्शन बी विनय, ऑप्शन सी सुत, ऑप्शन बी विनय, ऑप्शन सी अभिधम पिटक। तो दिस आर 3 पिटक ऑफ बुद्धिज्म। तो अभिधम जो पिटक है उसमें जो है यमक का वर्णन मिलता है। जो अभिधम पिटक में जो दार्शनिक सिद्धांतों के बारे में पता चलता है। अभिधम पिटक में भी 7 ग्रंथ होते हैं, ये याद रखना। धम्सानी, विभंग, दतु कथा, युगल पंचती, कथावस्तु, यामक, यामक आ गया ना, ये रहा यमक, यामक। तो ये ग्रंथ अभिधम पिटक का एक ग्रंथ है, यामक और पठन। सूत पिटक में बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध के उपदेश के बारे में पता चलता है। अभिधम में दार्शनिक सिद्धांतों के बारे में पता चलता है। और विनय में जो बौद्ध संघ के नियम होते थे उनके बारे में कि एक भिक्षु और जो भिक्षु होता है उसको कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए उसके बारे में जानकारी विनय पिटक में मिलती है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछा जाता है। सूत पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों के बारे में पता चलता है। विनय में बौद्ध संघ के नियम है कि किस तरीके से जो है नियमों का पालन करना है। और अभिधम पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों के बारे में पता चलता है। और यामक इसका एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है अभिधम पिटक का। चित्रकला के बारे में ये क्वेश्चन। तो मुगल काल में जो चित्रकला है वो इम्पोर्टेंट है। तो चित्रकला की मुगल शैली में भारतीय लघु कला की रीढ़ है। कौन सा कलम जो है मुगल चित्रकला से प्रभावित नहीं था? तो मुगल काल में जो है पहाड़ी कला शैली का विकास हुआ था। राजस्थानी भी जो है चित्रकला शैली का विकास हुआ था। पंजाब में जो है कांगड़ा, इससे भी चित्रकला शैली का विकास हुआ था। तो एक टाइप है ये सभी पेंटिंग्स के। तो इन सभी का जो है डेवलपमेंट हुआ था मुगल पीरियड में। लेकिन जो काली घाटी है इसका नहीं हुआ था डेवलपमेंट। इसका संबंध जो है मुगल काल से नहीं है। तो ऑप्शंस में यही पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत में चांदी की उपलब्धता के सबसे प्राचीन प्रमाण मिलते हैं। तो सिल्वर अवेलेबिलिटी एविडेंस फाउंड इन, तो जो इसके एविडेंस है वो हमें कहाँ पे प्राप्त होते हैं? जो हमें हड़प्पा संस्कृति, जो हमारी सबसे प्राचीन संस्कृति हड़प्पा संस्कृति में हमें सबसे पहले जो है चांदी के बारे में जानकारी मिलती है। चांदी के जो आभूषण प्राप्त होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हड़प्पा संस्कृति। तो भारत में चांदी का इस्तेमाल किया जाता था, इसकी जानकारी हमें सबसे पहले हड़प्पा संस्कृति में इसका इस्तेमाल होता है।
वैदिक साहित्य और पश्चिम भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में हम चांदी का इस्तेमाल नहीं देखते हैं। सबसे पहले हम हड़प्पा संस्कृति में जो है चांदी की उपस्थिति के बारे में पता चलता है, इसके बारे में एविडेंस मिलते हैं, वो सबसे पहले हड़प्पा संस्कृति के बारे में ही मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कोल विद्रोह कहाँ हुआ था, उस जगह का नाम भी पूछा जाता है। किसने इसको लीड किया था और इसका टाइम पीरियड। ये तीन फैक्ट्स हैं जो एग्जाम से पूछे जाते हैं कोल विद्रोह के बारे में। तो ये तीनों फैक्ट्स आप याद रखना कोल विद्रोह के बारे में। तो जो कोल विद्रोह ये 1831-32 में हुआ था और इसका जो नेतृत्व है वो बुद्ध भक्तों ने किया था। बुद्ध भक्तों इसका जो है नेतृत्व करते हैं। और ये छोटा नागपुर क्षेत्र में कोल विद्रोह का नेतृत्व जो है करते हैं। तो छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था, इसका टाइम पीरियड 1831 है और बुद्ध भगत इससे क्या लीड किया था। छोटा नागपुर है जो 2000 में बिहार से अलग करके इसको झारखंड का हिस्सा बना दिया गया है। छोटा नागपुर को पहले बिहार में होता था छोटा नागपुर, लेकिन अब ये झारखंड में है। छोटा नागपुर जो है झारखंड का हिस्सा है। जो महत्वपूर्ण है, वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया था। कहाँ पर किया था? केरल में किया था। तो देखते हैं कि वेलुथम्पी के बारे में पूछा जाता है, किसने अंग्रेजों के खिलाफ जो है क्यों आंदोलन शुरू किया था। तो जो वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के खिलाफ का जो नेतृत्व किया था वो केरल में किया था। क्यों किया था इसके बारे में देखते हैं कि 1805 में वेलचली ने क्या किया था, त्रावणकोर जो केरल के महाराजा को सैक संधि में करने के लिए मजबूर कर दिया था। महाराजा संधि की शर्तों से खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने सैक संधि पर कर देने से इनकार कर दिया और यह पैसा बकाया होता रहा। ब्रिटिश रेजिडेंट का व्यवहार भी निंदनीय था, जिसके कारण जो त्रावणकोर के दीवान थे, त्रावणकोर केरल में एक जगह है उसका दीवान था जो राजस्व विभाग से जुड़ा होता है, दीवान उसको कहते हैं। तो वेलुथम्पी ने जो अंग्रेजों का विद्रोह कर दिया था और इस विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सफलता मिल गई थी। तो वेलुथम्पी का जो विद्रोह था ये जो है 1805 में होता है और केरल में इसकी शुरुआत होती है। इसका रीजन भी पूछा जाता है एग्जाम्स में कि वेलुथम्पी ने जो अंग्रेजों के खिलाफ क्यों था, क्योंकि उन्होंने जो है केरल के महाराजा से जो अलायंस सब्सिडारी होता है उस पर जो है संधि करने के लिए मजबूर किया था। महाराजा संधि की शर्तों से खुश नहीं थे और इस वजह से वेलुथम्पी जो उस समय दीवान थे त्रावणकोर राज्य के, तो उन्होंने विद्रोह कर देते हैं, लेकिन अंग्रेज इस विद्रोह को दबाने में सफल हो जाते हैं। तो 3-4 फैक्ट्स बनते हैं वेलुथम्पी विद्रोह के बारे में, जो केरल में हुआ, 1805 में हुआ। त्रावणकोर क्या रीजन था ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना हुई थी। तो जो फर्स्ट इंपीरियल स्टेट्स को कंसीडर किया जाता है कि भारत में जो है साम्राज्यवाद की शुरुआत हो चुकी थी, वो मौर्य के टाइम में भी हो चुकी थी, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा की गई थी। ये महत्वाकांक्षी राज्य था, ये पूरे भारत पर जो है शासन करना चाहता था कौटिल्य के नेतृत्व में। तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा जो है प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना की थी और प्रथम भारतीय साम्राज्य जो है मौर्य साम्राज्य को कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन से इम्पोर्टेंट है। यस, कुछ स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। वेरी गुड स्टूडेंट्स ये कहना चाहूँगी आप रेगुलर रहिए और जिन्होंने मेरी प्रीवियस क्लास नहीं देखी वो भी देखें, क्योंकि मैं यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चंस के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसी की हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं जो एग्जाम्स में आने वाले हैं।
तो आप 30 to 40 मिनट्स रेगुलर रहेंगे 9 बजे, तो इसमें आपका फायदा होगा। आप क्लास को देखिए रेगुलरली। तो प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, और मौर्य जो डायनेस्टी है उसको फर्स्ट इंडियन इंपीरियलिज्म कहा जाता है। अब यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस देखेंगे, इस तरीके से भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो which of the following is the oldest dynasty? There you will see there are 4 options. Option A Gupta, option B Maurya, option C वर्धानी, ऑप्शन डी कुषाण। तो जो सबसे इन सभी में जो सबसे पूरा हर्षवर्धन का जो वंश है, वर्धन वंश है वो वाला। कनिष्क का वंश कुषाण था, और चंद्रगुप्त मौर्य से मौर्य वंश जुड़ा हुआ है। तो इस सब में से जो ओल्डेस्ट राजवंश बताना इनका क्रम, तो इन सब में जो प्राचीन है वो मौर्य है। मौर्य, तो मौर्य वंश जो है सबसे पुराना है, इसका समय जो है 323 to 184 है। और मौर्य वंश की जो स्थापना थी, तो मौर्य डायनेस्टी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय चंद्रगुप्त मौर्य। और इसके बाद जो इनका जो सही कालक्रम बाकी डायनेस्टी का याद करना, कुषाण वंश की स्थापना होती है। कुषाण वंश के बाद गुप्त वंश की स्थापना होती है, और गुप्त वंश के जो बाद है वर्धन वंश की स्थापना होती है। तो इनका सही कालक्रम याद रखना कि कौन सा वंश पहले आता है। पहले मौर्य वंश आता है, फिर कुषाण वंश आता है, फिर गुप्तों के बाद हर्षवर्धन का जो वंश है वर्धन वंश उसकी आता है। तो इस तरीके से इनका जो है कालक्रम याद रखना, एग्जाम्स में पूछा जाता है इस तरीके से क्वेश्चंस। यस, मीला, यस, हेमलता पांडे, यस। तो ये आप सभी स्टूडेंट्स सही जवाब दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। राज्य के 7 भाग के अनुसार कौन सा राज्य का 7वां भाग की बात करते हैं। तो जो कौटिल्य थे जिसने अर्थशास्त्र की रचना की थी, जिसमें कि राज्य के 7 भाग बताए गए हैं, तो उसमें जो 7वां भाग पूछा गया है, तो उसमें जो मित्र है वो 7वां भाग है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मित्र। तो राज्य के जो 7 भाग सिद्धांत ही, हम अर्थशास्त्र की यहाँ बात कर रहे हैं। अर्थशास्त्र में जो है कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें जो है 7 भाग बताए गए राज्य के, और जिसमें 7वां भाग एग्जाम्स में पूछा गया, ये एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि राज्य का 7वां भाग वो किसे बताते हैं, तो वो मित्र को बताते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट्स होते हैं उन्हीं पे ही फोकस करना चाहिए। तो मित्र को बताते हैं राज्य का 7वां भाग। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के द प्रिंस से की जा सकती है। तो क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। इस तरीके से क्वेश्चंस को भी पूछा जाता है कि मैकियावेली की पुस्तक का नाम बताइए। तो मैकियावेली की पुस्तक का नाम था द प्रिंस, लिखी थी इन्होंने। और जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, तो द प्रिंस पुस्तक की तुलना अर्थशास्त्र की से की जाती है, और कौटिल्य को जो है मैकियावेली कहा जाता है। तो जो मैकियावेली ने बताया था कि राजा को, एक प्रिंस को किस प्रकार से शासन करना चाहिए, तो उसी तरह जो कौटिल्य थे उसने भी अपने अर्थशास्त्र में यही बताया कि एक राजा को अपनी प्रजा के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसको किस प्रकार से निभाना है, कौन से उसके शत्रु हो सकते हैं, कौन से उसको जो है मित्र होते हैं, तो एक किस तरीके से शासन करना चाहिए, किस तरीके से जो है एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहिए, ये सारी जानकारी कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दी गई है। और यही जो जानकारी है मैकियावेली के द प्रिंस से हमें मिलती है।
तो इसलिए इन दोनों को जो है एक दूसरे की कंपैरिजन किया जाता है। कौटिल्य को मैकियावेली भी कहा जाता है और अर्थशास्त्र की तुलना द प्रिंस से की जाती है, क्योंकि दोनों के जो सिद्धांत हैं वो जो है मैच होते हैं। उस दोनों में ही है कि राजा को किस तरह से शासन करना है, इस बात पर चर्चा की गई है। तो क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। और बाकी के जो आप ये देख सकते हैं राइटर, कालिदास की पुस्तक का नाम मालविकाग्निमित्रम है। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना कि मालविकाग्निमित्रम की रचना किसने की थी? कालिदास ने की थी। और जो है कामसूत्र की रचना ये वात्स्यायन ने की थी। और जो त्रिवल्लुवारी ने रचना त्रिकुरल ग्रंथ की रचना की थी। तो बाकी भी जब आप एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं तो बाकी फैक्ट्स को भी आप ध्यान से पढ़िए, क्योंकि इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं जो इन्हीं में से एग्जाम से पूछ लिए जाते हैं। तो एक क्वेश्चन से आपके यहाँ पर 4 क्वेश्चन हो जाते हैं कि आपको कालिदास, वात्स्यायन, त्रिवल्लुवारी 4-5 जो राइटर्स उनकी बुक्स का नाम पता चल गया यहाँ पर। डेमेकस किसके काल में भारत में आया था? तो ये बिंदुसार के काल में भारत में आते हैं। तो बिंदुसार के काल में आते हैं। तो देख लेते हैं इनको कौन भेजता है डेमेक्स को भारत में। तो हु सेंड डेमेकस टू बिंदुसार? तो जो स्ट्रैबो कहते हैं कि सीरिया का जो राजा था उस समय एंटीओकस ने जो है बिंदुसार की सभा में डायमेकस नामक एक राजदूत को भेजा था और ये मैगस्थनीज के बाद आया था। तो ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिलालेख जो साबित करता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन है पश्चिमी भारत पर भी था, वेस्ट इंडिया पर भी उन्होंने जो है नॉर्थ वेस्ट पर भी जो है चंद्रगुप्त मौर्य का शासन रहा था। इसकी जानकारी हमें रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख से मिलती है, जो कि गुजरात से प्राप्त होता है और गुजरात भारत के पश्चिम में ही पड़ता है। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को जो है कनेक्ट करके जो है याद रख सकते हैं। तो चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत पर भी था, इसका मतलब ये है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है पश्चिमी भारत पर भी शासन किया था। इसकी जानकारी हमें जो रुद्रदामन ने लिखवाया था, इस संस्कृत का पहला अभिलेख है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रुद्रदामन का जो जूनागढ़ शिलालेख है ये संस्कृत में लिखा गया है और इसी से हमें जानकारी मिलती है। तो ये इसका टाइम पीरियड याद रखना, इस पर 150 ईसा पूर्व की तिथि लिखी हुई है। रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख में जो है 2 जगह थी गुजरात में, अनार्थ और सौराष्ट्र में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय गवर्नर पुष्यगुप्त द्वारा एक सिंचाई बांध के निर्माण का उल्लेख मिलता है, जिसे सुदर्शन झील कहते हैं। सुदर्शन झील का निर्माण जो है चंद्रगुप्त मौर्य का जो गवर्नर था उस समय, प्रांतीय गवर्नर पुष्यगुप्त, उसने किया था। और इसी से पता चलता है कि पश्चिमी भारत यानी जो गुजरात है वो मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। तो इस तरीके से जिस शासक के जहाँ जहाँ पर अभिलेख मिलते हैं उसको जो है ये माना जाता है कि वहाँ पर जो है उस डायनेस्टी का जो है वो अधिकार में था वो क्षेत्र। तो इस तरीके से हिस्ट्री को लिखा जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। तो पश्चिम भारत का ये ऐसा मौर्य साम्राज्य में रहा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस बहमनी सुल्तान ने राजधानी को जो है गुलबर्गा से बीदर बदल दिया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बारी पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप स्टूडेंट्स को याद रखना जरूर, हर एग्जाम्स में ये आता है। बहमनी सुल्तान ने राजधानी को गुलबर्गा से बीदर में बदला था।
तो ये बदला था अहमद शाह। अहमद शाह नाम याद रखना। बहमनी, हाँ अहमद शाह बहमनी। तो इसका राइट आंसर नीचे लिखा हुआ है, आप नोट कर सकते हो। तो गुलबर्गा से भीतर बदला था अहमद शाह बहमनी ने। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अब्दुल रज्जाक किसके काल में विजयनगर आया था, ये भी पूछा जाता है अब्दुल रज्जाक के बारे में। तो ही केम इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ देवराय सेकंड, ड्यूरिंग द रेन ऑफ देवराय द्वितीय। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बहुत बार पूछा जाता है अब्दुल रज्जाक के बारे में। तो ये है देवराय द्वितीय के काल में जो है भारत में आते हैं, विजयनगर के काल, विजयनगर डायनेस्टी में जो है देवराय द्वितीय के काल में ये भारत आते हैं, विजयनगर आते हैं। विजयनगर में हिंदू राजाओं का शासन था और यहाँ पर जो सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते थे विजयनगर में। और कृष्ण देव राय जो थे, जो तुलुक डायनेस्टी थे, उसकी तारीफ बाबर ने भी की थी कि कृष्ण देव राय सबसे महान राजा था उस समय का, और उस समय जो है सभी धर्मों के लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। और जो है इस तरीके से, और जो देवराय द्वितीय है ये संगम डायनेस्टी से इनका संबंध है। और कृष्ण देव राय का जो संबंध है ये तुलुक डायनेस्टी से है, तुलुक डायनेस्टी से इनका संबंध है। तो स्टूडेंट्स ये थे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स कल फिर मिलते हैं इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ। तो हमेशा जो स्टूडेंट्स अपना सीटेट का एग्जाम्स क्लियर करना चाहते हैं तो वो रेगुलर रहिए, रेगुलर आप स्टडी कीजिए कम से कम, क्योंकि दिसंबर में आपका एग्जाम्स होना है। तो आपके पास यही टाइम है, इस टाइम को उसके यूटिलाइज कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। 4 घंटे पढ़ रहे हैं, किसी को 4 घंटे का टाइम मिल रहा है, किसी को 2 घंटे का टाइम मिल रहा है, तो अपना रेगुलरिटी मस्ट होती है। किसी भी एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए रेगुलर पढ़ना जरूरी होता है। तो जो स्टूडेंट्स रेगुलर पढ़ते हैं, डेली पढ़ते हैं, तो उनका जो एग्जाम्स आसानी से जो है क्लियर हो जाएगा। अगर आप बीच में ब्रेक ले लेते हैं कि आज नहीं पढ़ना, कल नहीं पढ़ना, तो इससे जो है वो आपका फोकस नहीं रहता है फिर एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए। तो स्टूडेंट्स सभी आप फोकस करिए और क्लास में रेगुलर रहिए, रेगुलरली इसको अटेंड कीजिए, क्योंकि आपको ये भी जितना ज़्यादा आप एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखेंगे, इसके जो ऑप्शंस भी देखोगे, तो उससे आपका जो है नॉलेज बढ़ेगी। संगम, सलवा, तुलवा और अरियुलु ये 4 राजवंश थे विजयनगर में। तो पहले सबसे पहले इनको पूछा जाता है, तो पहले संगम थे। संगम काल की स्थापना जो है हरिहर बुक्का 2 भाई थे जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है 1333 में ये होती है। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में जो है हरिहर बुक्का जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं। ये हिंदू साम्राज्य था विजयनगर साम्राज्य, और यहाँ जो है बहुत समृद्धि थी, बहुत व्यापार होता था यहाँ से। तो इसलिए जो फारस से आते हैं अब्दुल रज्जाक, फारस से आते हैं, जगह भी याद करना कि अब्दुल रज्जाक कहाँ से आते हैं, फारस से आते हैं, और देवराय द्वितीय के काल में आते हैं। और बाबर जो है वो तुगलक डायनेस्टी चल रही थी विजयनगर में, और उस समय जब बाबर आया तो विजयनगर के जो शासन कर रहे थे वो कृष्ण देव राय कर रहे थे। इन्होंने जो अमुक्त मालदा पुस्तक लिखी थी, ये भी इम्पोर्टेंट है, और इसका मतलब मोतियों की माला होता है। ये भी कई बार पूछा जाता है, कृष्ण देव राय से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे स्टूडेंट्स जो एग्जाम्स में हमेशा पूछ लिए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपके साथ एमसीक्यू डिस्कस की है।
मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही आपके साथ लेके आती हूँ जो एग्जाम्स में आने की पूरी संभावना है और जो पूछे गए हैं ये एनसीईआरटी से भी बेस्ड होते हैं क्वेश्चंस। तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है, अगर आपको सीटेट एग्जाम्स क्लियर करना है तो आपको रेगुलर रहिए और क्लास को रेगुलर अटेंड कीजिए 9 बजे। मैं मंडे टू सैटरडे जो है रेगुलर क्लास होती है, ये हमारी सीटेट के लिए, सीटेट और एचटेट के लिए दोनों का जो सिलेबस वो सेम है। तो जो स्टूडेंट सीटेट और एचटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ही है। तो रेगुलर ही 9 बजे का टाइम जो है हमेशा याद रखना। तो स्टूडेंट्स कल मिलते हैं, 9 बजे मिलते हैं इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ।